दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब परीक्षा पास आती है तो लोग पूरी तत्परता के साथ लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा ना करें आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। आज 28/9/2021 की टेस्ट सीरीज़ की बात हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन्हें 3 टेस्ट सीरीज़ मिलती है, जिनमें से एक टेस्ट सीरीज हम हल करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरी टेस्ट सीरीज का उत्तर उसी टेस्ट सीरीज के साथ में दे दिया है, और जो तीसरी टेस्ट सीरीज है आप लोगों को मिली है, उस तीसरी टेस्ट सीरीज का उत्तर शाम को 6 बजे आपको मिलेगा। जो दूसरी टेस्ट सीरीज है वो आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ हैं उन कहानियों पर आधारित दूसरी टेस्ट सीरीज आपको मिली है। तीसरी टेस्ट सीरीज विगत वर्ष का पेपर है, और ये पहली टेस्ट सीरीज है जिसे मैं हल कराने जा रहा हूँ, जिसमें विविध प्रश्न हैं। विविध प्रश्न मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम में कहीं से भी। यदि आप नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी इतना समय है हायर वालों के लिए, 13 नवंबर को परीक्षा है। इतना समय है कि अगर वो पहले से पढ़े हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और प्रश्नों को देखिए, पूरे अंत तक वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो परीक्षा में नहीं आएगा, जो आपको आता है वही परीक्षा में आएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए पूरे प्रश्नों को देखिए, और फिर अंत में कमेंट जरूर करिए कि इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही होते अगर आप हल कर रहे होते। निम्न में से संस्मरण और लेखक का बेमेल जोड़ा कौन सा है? मौलवी साहब इब्राहिम शरीफ, ये और वह, जैनेन्द्र कुमार, पुरानी स्मृतियाँ, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवी बाबा, राधिका रमन प्रसाद। इसमें से बेमेल जोड़ा होगा ए। पहला बेमेल जोड़ा है, क्योंकि मौलवी साहब नामक जो संस्मरण लिखा है वो राधिका रमन सिंह ने लिखा है, इब्राहिम शरीफ ने नहीं लिखा है। कई लोगों ने भेजा है उत्तर, और पहले ही प्रश्न का उत्तर गलत आया है। मैं आपको स्रोत भी बता दूं, हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास अगर आपने पढ़ा है मोहन अवस्थी का, तो मोहन अवस्थी की जो रचना है हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास, उसमें जब आप पढ़ेंगे एक अध्याय है विद्रोह काल। विद्रोह काल में 1857 से लेकर 2000 ईस्वी तक उसमें दिया गया है, विद्रोह काल अध्याय में। वहीं से आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे मोहन अवस्थी की रचना हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास से। प्रारंभ के इधर जितने प्रश्न आप देखेंगे 20-25 प्रश्न प्रारंभ को, वो सारे के सारे हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास मोहन अवस्थी की रचना से है। प्रश्नों को देखिए। मैं भूल नहीं सकता संस्मरण के लेखक कैलाशनाथ काटजू हैं, तो मैं इनका ऋणी हूँ संस्मरण के लेखक कौन है? अब देखिए, दूसरे प्रश्न में ही आपका अगर उत्तर नहीं भी पता है तो एक प्रश्न आपका तैयार हो रहा है कि मैं भूल नहीं सकता संस्मरण किसका है? कैलाशनाथ काटजू का। भले आपको उत्तर नहीं आता है, फिर भी एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न है, मैं इनका ऋणी हूँ संस्मरण के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा डी, इंद्र विद्या वाचस्पति। इनका संस्मरण है कि मैं इनका ऋणी हूँ। बाकी जो चतुर्सेन शास्त्री का है, इनका भी जो वातायन है पूछा जाता है। शांत प्रिय द्विवेदी का जैसे ये है पथ चिन्ह, ये भी खूब पूछा जाता है। विनोद शंकर व्यास का जो संस्मरण है प्रसाद और उनके समकालीन, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण कौन सा है? अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, हमारे आराध्य। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इसका भी उत्तर कई लोगों ने गलत भेजा है, कई लोगों ने डी भेज दिया है उत्तर, लेकिन डी नहीं होगा, ए होगा। 1 और 2, अनुमोदन का अंत महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, सभा की सभ्यता भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन हमारे आराध्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बनारसी दास चतुर्वेदी का है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ज़रूर लिख लें। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हमारी टेस्ट सीरीज देखिए या डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर देखिए तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो डिटेल बताया जाता है उसे आप लिख सकें। हमारे आराध्य किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का।
ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? लक्ष्मण भट्ट, औदुंबाचार्य, परशुराम देव, हरिव्यास देव। आपका उत्तर हो जाएगा डी, हरिव्यास देव ने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। मैंने पहले ही बताया कि मोहन अवस्थी की रचना अगर आपने पढ़ा है, उनकी किताब आपने पढ़ा है हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास, तो ये सारे प्रश्न आपको उसी किताब के एक अध्याय विद्रोह काल में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न, किसी देश का साहित्य केवल शैलियों की सुंदरता या शब्दों के चमत्कार से बड़ा नहीं बनता है। उसके लिए आवश्यकता होती है अदम्य साहस की, व्यभिचार चरित्र की और उदात्त जीवन चेतना की। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका भी कई लोगों ने रामचंद्र शुक्ल उत्तर भेजा है, गलत है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, नंदुलारे वाजपेयी का यह कथन है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यह नहीं पूछा कि किसी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, मैंने ये नहीं पूछा है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा दिए हैं। उसी के विपरीत यहाँ पर कहा गया कि किसी देश का साहित्य केवल शैलियों की सुंदरता या शब्दों के चमत्कार से बड़ा नहीं बनता है। उसके लिए आवश्यकता होती है अदम्य साहस की, और अव्यचारी चरित्र की, उदात्त जीवन चेतना की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अदम्य साहस की बात की गई, अव्यभिचारी चरित्र की बात की गई, उदात्त जीवन की बात की गई, ये बात किया है किसने? तो नंदुलारे वाजपेयी ने। रीतिकालीन रचना का बेमेल जोड़ा कौन सा है? नवोढ़ादर्श, विद्याधर त्रिपाठी, नखशिख, माधवदास सोनी, नायिका भेद शंकावली, जगन्नाथ प्रसाद भानु। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3। रीतिकालीन ये तीनों रचनाएं और रचनाकार का जोड़ा सुमेलित है। नवोढ़ादर्श विद्याधर त्रिपाठी ने लिखा, नखशिख माधव प्रसाद सोनी ने लिखा। वैसे नखशिख नाम से बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन माधवदास सोनी ने भी नखशिख नाम से लिखा है। नायिका भेद शंकावली, जगन्नाथ प्रसाद भानु। मैंने इसलिए कहा कि नखशिख कई लोगों ने लिखा है क्योंकि कई लोगों ने उत्तर यहाँ पर 1 और 3 लगाया है। तो ध्यान दीजिए, नखशिख नाम से माधवदास सोनी ने भी लिखा है। अगला प्रश्न, जगन्नाथ प्रसाद भानु की रचना कौन सी नहीं है? छंद सारावली, वृत्त चंद्रिका, अलंकार प्रश्नोत्तरी, हिंदी काव्यालंकार। आपका उत्तर हो जाएगा बी, वृत्त चंद्रिका। वियोगी हरि की रचना है, लिख लीजिए, वृत्त चंद्रिका वियोगी हरि की रचना है। बाकी छंद सारावली, अलंकार प्रश्नोत्तरी, हिंदी शब्द सागर, ये 3 की तीनों रचनाएं जगन्नाथ प्रसाद भानु की हैं। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो जगन्नाथ प्रसाद भानु की हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना हरिऔध की है जिसमें नायिका भेद पर पुनर्विचार किया गया है? रसमंजरी, रस कलश, रस सिद्धांत, काव्य दर्पण। उत्तर हो जाएगा आपका बी, रस कलश। हरिऔध जी की रचना है जिसमें नायिका भेद पर पुनर्विचार किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्र के लिए यह आदर्श वाक्य लिखा कि जिसको न निज गौरव तथा न निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है? अभ्युदय पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1907 में हुआ, प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। कर्मयोगी पत्रिका 1907 में प्रकाशित प्रयागराज से, प्रताप 1913 में कानपुर से, मतवाला 1923 में कलकत्ता से। इनमें से किस पत्रिका के लिए आदर्श वाक्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रताप, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। उसी पत्रिका के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह आदर्श वाक्य लिखा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका के विशेषांक में जयशंकर प्रसाद की पंक्ति लिखी होती थी कि बीती विभावरी जागरी? नया समाज, अजंता, कल्पना, रंगीला। उत्तर हो जाएगा आपका डी, रंगीला। रंगीला पत्रिका 4 जून 1932 को निकली थी, जिसका संपादन
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। रंगीला पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। यह पत्रिका 4 जून 1932 को निकली। बहरहाल बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चली, केवल 3 ही अंक इसके प्रकाशित हो पाए थे और 3 ही अंक प्रकाशित हुए। उसके बाद निराला जी ने इस पत्रिका का जो संपादन कार्य संभाला था इन्होंने छोड़ दिया और वहीं से यह पत्रिका बंद हो जाती है। और उसी रंगीला पत्रिका के प्रवेशांक में जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति लिखी थी कि बीती विभावरी जागरी। अगला प्रश्न, मान सिंहाष्टक रचना भारतेंदु युगीन किस कवि की है? रघुराज सिंह, लच्छीराम भट्ट, नवनीत चौबे, गोविंद गिल्ला भाई। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, लच्छीराम भट्ट। लच्छीराम भट्ट की और भी रचनाएं हैं, जैसे प्रताप रत्नाकर। जब प्रताप रत्नाकर रचना की बात की जाती है तो कुछ विकल्प में होता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो कुछ लोग रत्नाकर लगा देते हैं। प्रताप नारायण मिश्र लिखा होता है तो प्रताप नारायण मिश्र लगा देते हैं, लेकिन प्रताप रत्नाकर नाम से जो रचना लिखा है वह लच्छीराम भट्ट ने लिखा है। लच्छीराम भट्ट ने एक और लिखा है, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर। लक्ष्मीश्वर रत्नाकर भी लच्छीराम भट्ट ने लिखा है। चाटुकारिता पर व्यंग करते हुए निम्न पंक्ति किसकी है? कि पेट भरन हित फिरे, हाय कुकर से दर दर, चाटहि ताके पैर लपक, मारहि जो ठोकर। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट। आपका उत्तर हो जाएगा ए, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, बाबू हरिश्चंद्र ईश्वर नहीं थे। उनको शब्द शास्त्र, फिलोलॉजी का कुछ भी बोध नहीं था, और यदि फिलोलॉजी का ज्ञान होता तो खड़ी बोली में पद रचना नहीं हो सकती। ऐसा नहीं करते। किसने कहा है? रामावत द्विवेदी, अयोध्या प्रसाद खत्री, गंगा प्रसाद विमल, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा बी, अयोध्या प्रसाद खत्री। कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, पूरा प्रश्न देख लें। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बी, अयोध्या प्रसाद खत्री। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है कि हाँ ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, आपको मिलते हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 3 टेस्ट सीरीज प्रतिदिन लोगों को दी जाती है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्रजभाषा की कविता को विश्राम लेने का समय अवश्य आ पहुंचा है, उसको अधिक श्रम देना आवश्यक नहीं। हिंदुस्तान पत्रिका के माध्यम से किसने यह बात कही थी? महेश नारायण, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर हो जाएगा आपका बी, श्रीधर पाठक। निम्न में से कौन सा युग साहित्यिक अनुशासन का युग कहलाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावाद युग। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, द्विवेदी युग साहित्यिक अनुशासन का युग कहलाता है। अगला प्रश्न, उर्मिला के आंसुओं पर यशोधरा का अधिकार होना चाहिए था और यशोधरा की उच्च कल्पना एवं उच्च अनुभूति उर्मिला को मिलनी चाहिए थी। यह कथन किसका है? गिरिजादत्त शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। उत्तर हो जाएगा आपका ए, गिरिजादत्त शुक्ल। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। और आप देख रहे हैं ऐसे ही परीक्षा में आपको जब नए नए कथन मिलते हैं, नए नए प्रश्न मिलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं मैंने तो पढ़ा ही नहीं। भाई, जब पुरानी परिपाटी जो चली आ रही है और उन्हीं प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो फिर परीक्षा में नए प्रश्न मिलेंगे, उन्हें आप कैसे कर पाएंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको नया करना ही है, नया पढ़ना ही है। जैसे अभी महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परसों पेपर हुआ है, कल मैंने हल कराया है, पहला भाग दिया है, दूसरा भाग अभी आज आप लोगों को मिल जाएगा। यानी प्रश्न संख्या शायद 70 तक मैंने करा दिया था और 71 से 100 तक कराने हैं। तो आप खुद देख रहे हैं नए नए प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न, छायावाद के बारे में कौन सा कथन महादेवी वर्मा का है? अभिव्यक्ति का यह निराला ढंग अपना स्वतंत्र लावण्य रखता है,
वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति है छायावाद। छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद में है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच का जीवन उद्गीत है। अब इनमें से कौन सा कथन है जो महादेवी वर्मा का है? 1, 2, 2, 3, 3, 4 उपरोक्त सभी। कई लोगों ने इसका उत्तर लगाया है डी उपरोक्त सभी, लेकिन ध्यान दीजिए उपरोक्त सभी नहीं होगा, उत्तर होगा आपका सी, तीसरा और चौथा। यानी महादेवी वर्मा ने कहा कि छायावाद का मूल जो दर्शन है वो सर्वात्मवाद में है, और महादेवी वर्मा ने यह भी कहा कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। लेकिन यहाँ पर ये जो दो कथन आप देख रहे हैं, अभिव्यक्ति का यह निराला ढंग अपना स्वतंत्र लावण्य रखता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति है छायावाद, यह भी जयशंकर प्रसाद का मानना है। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यह किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। ऊपर पहला और दूसरा कथन जयशंकर प्रसाद का है, बाकी 3 और 4 महादेवी वर्मा का है। जो विभाव अनुभाव और विभिचारणु करी होई, थित की पूरन वासना सु कभी कहत रस होई। उपरोक्त रस की परिभाषा पंक्ति के माध्यम से किसने दी है? आनंदवर्धन ने, विश्वनाथ ने, भिखारी ठाकुर ने, कवि देव ने। आपका उत्तर हो जाएगा डी, यह पंक्ति कवि देव की है। पूरा प्रश्न नहीं आ रहा होगा स्क्रीनशॉट में, अब ले लीजिए। डी होगा कवि देव का, कि जो विभाव अनुभाव और विभिचारण करी होई, थित की पूरन वासना सु कवि कहत रस होई। यह पंक्ति कवि देव की है। अगला प्रश्न, वत्श्रय व्यंजन कौन सा नहीं है? न, ल, श, हा। मैंने एक टेस्ट सीरीज में आप लोगों को और दिया था जिसमें मैंने पूछा था कि काकल्य ध्वनि कौन सी है। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो जानते होंगे, जब मैंने वर्णमाला कराया था, वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि जो हा है वह काकल्य ध्वनि है। बाकी शेष के शेष तीनों न, ल और सा वत्श्रय ध्वनि वत्श्रय व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। बाकी कंठोट ध्वनि आपको पता है, तालव्य आपको पता है, तो ये सारे आपको पता ही हैं, लेकिन ये दो नए हैं इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है। देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में नहीं है, वास्तविक रूप से वो जनता के हाथों में है। उपरोक्त कथन किस उपन्यासकार का है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, भीष्म साहनी, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल। देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में नहीं है, वास्तविक रूप से वो जनता के हाथों में है। अगर थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालते तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का सही उत्तर ज़्यादातर लोगों का आ जाता, लेकिन नहीं आया। उसका कारण यही है कि आप लोग जल्दबाजी में प्रश्नों को हल करते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को समझाता हूँ कि जल्दबाजी में ना हल करिए। उपन्यासकार मैंने यहाँ पर इसीलिए डाल दिया है शब्द कि जिससे आपको यशपाल का उपन्यास झूठा सच याद आ जाए। और झूठा सच के 2 भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन 1958 ईस्वी में होता है जिसका नाम है वतन और देश, और दूसरा भाग है जिसका नाम है देश का भविष्य, जिसका प्रकाशन होता है 1960 ईस्वी में। देश का भविष्य जो दूसरा खंड है यशपाल का झूठा सच का, दूसरा खंड देश का भविष्य जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ, उसी के आधार पर यशपाल ने कहा कि देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में नहीं है, वास्तविक रूप से वो जनता के हाथों में है। अगला प्रश्न, विषय वस्तु के आधार पर निम्न में से कौन सा उपन्यास अन्य 3 से भिन्न है? लौटे हुए मुसाफिर, कमलेश्वर, इष्ट नीड़, उषा देवी, शव यात्रा, ओंकार राही, सूखा पत्ता, अमरकांत। इनमें से 3 में विषय वस्तु समान है और एक ऐसा निबंध है जिसमें विषय वस्तु समान नहीं है। अब इनमें से आप ध्यान दें, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक। ABC ये तीनों निबंध विभाजन पर आधारित हैं, विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं,
लेकिन जो सूखा पत्ता, आपका उत्तर होगा डी। भिन्न कौन सा है, तो डी भिन्न है। सूखा पत्ता जो अमरकांत ने उपन्यास लिखा है, ये कृष्ण की प्रेम कथा पर आधारित है। कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है सूखा पत्ता में। बाकी चाहे लौटे हुए मुसाफिर कमलेश्वर का हो, चाहे इष्ट नीण उषा देवी मित्रा का हो, चाहे शव यात्रा ओंकार राही का हो, ये तीन के तीनों उपन्यास विभाजन पर आधारित है, विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कांच की दीवार जो कि ख्वाजा अहमद अब्बास का है, तूफान के उस पार जो कि बलबीर त्यागी का है, कठपुतली देवेंद्र सत्यार्थी का है, निशिकांत और तट के बंधन विष्णु प्रभाकर का है। इनमें से कौन से ऐसे उपन्यास हैं जो भारत विभाजन पर आधारित हैं? 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये पांचों उपन्यास आप देख रहे हैं तो विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखे गए, विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। मैंने उपन्यासकार का नाम भी बता दिया, एक बार फिर सुन ले। कांच की दीवार ख्वाजा अहमद अब्बास, तूफान के उस पार बलबीर त्यागी, कठपुतली देवेंद्र सत्यार्थी, निशिकांत और तट के बंधन यानी 4 और 5 विष्णु प्रभाकर के हैं। अगला प्रश्न, निम्न विभाजन पर आधारित उपन्यासों में करतार सिंह दुग्गल की रचना कौन सी है? करतार सिंह दुग्गल का उपन्यास कौन सा है? मन परदेसी, 42, नई इमारत, स्वतंत्र भारत। आपका उत्तर हो जाएगा ए, मन परदेसी। मन परदेसी करतार सिंह दुग्गल का उपन्यास है और ये चारों के चारों उपन्यास विभाजन पर आधारित हैं। चारों उपन्यास विभाजन पर आधारित हैं, लेकिन करतार सिंह दुग्गल का कौन सा है? तो मन परदेसी। बाकी आप जानते हैं 42 प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है, नई इमारत रामेश्वर शुक्लांचल का है, स्वतंत्र भारत सुखदेव बिहारी मिश्र का है। अगला प्रश्न, निम्न में से विभाजन पर आधारित उपन्यास और उपन्यासकारों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? अंधे युग के बुत प्रमोद बंसल, कुंती के बेटे गीताश्री, इंसान यज्ञदत्त शर्मा, धर्मपुत्र चतुर्सेन शास्त्री। आपका उत्तर होगा बेमेल जोड़ा है बी, कुंती के बेटे गीताश्री का नहीं बल्कि उषा बाला की रचना है। आप लिख लें उषा बाला। अगला प्रश्न, निम्न में से विभाजन पर आधारित उपन्यास और इंसान मर गया के उपन्यासकार कौन है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, रामानंद सागर। रघुवीर शरण ने भी विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा है उपन्यास जिसका नाम है बलिदान। बदियुज्जमा ने भी लिखा है छकों की वापसी। जगदीश चंद्र ने भी लिखा है मुट्ठी भर कांकर। तो ये सब विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। पथिक, स्वराजदान, देश की हत्या, दीन दुनिया उपन्यासों के उपन्यासकार कौन हैं? और ये सारे उपन्यास विभाजन पर आधारित हैं। चाहे पथिक की बात करें, चाहे स्वराजदान की बात करें, चाहे देश की हत्या की बात करें या दीन दुनिया की बात करें, ये सारे उपन्यास विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। यह उपन्यास किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, गुरुदत्त। 26 का उत्तर ए हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए यह प्रश्न। और मैंने पहले ही बताया कि जो टेस्ट सीरीज 2 आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है जिसमें 80 प्रश्न हैं आज, वो 80 के 80 प्रश्न, सभी प्रश्न कहानी पर आधारित हैं। जो आपके पाठ्यक्रम में कहानी है, स्पेशली कहानी के लिए वो टेस्ट दिया गया है। और टेस्ट सीरीज 3 विगत वर्ष का पेपर है। टेस्ट सीरीज 2 का उत्तर उसी टेस्ट सीरीज में साथ में हर पेज पर उत्तर नीचे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और टेस्ट सीरीज 3 हल करके उत्तर अपना आप लोग जरूर भेजें। निम्न में से किस उपन्यास का केंद्र गाजीपुर का एक छोटा सा कस्बा है? इसे भी कई लोगों ने उत्तर यहाँ पर सी लगाया है, लेकिन गलत है भाई। सी में गंगौली है, जो नाम दे दिया गया है गंगौली गाजीपुर के पास, ये भी लगभग पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा की बात हो रही है, गांव की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर गाजीपुर का एक छोटा सा कस्बा किसमें है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, ओस की बूंद, जो राही मासूम रजा की है।
का है उपन्यास ओस की बूंद, जिसमें गाजीपुर का एक छोटा सा कस्बा है। आधा गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें गंगौली है। टोपी शुक्ला में आप जानते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का चित्रण किया गया, वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का चित्रण किया गया। तो यहाँ पर 27 का उत्तर आपका हो जाएगा बी, ओस की बूंदें। अगला प्रश्न, राही मासूम राजा के उपन्यास टोपी शुक्ला, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ, इसमें टोपी शुक्ला कौन है? सूरज नारायण शुक्ला, गोपाल दास शुक्ला, बलभद्र नारायण शुक्ला, शिव नारायण शुक्ला। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर आपका हो जाएगा सी, बलभद्र नारायण शुक्ला। अगला प्रश्न, कमलेश्वर के किस उपन्यास के बारे में मोहन राकेश ने कहा है कि इस उपन्यास में वामपंथी विचारधारा को रेखांकित किया गया है? विकल्प है लौटे हुए मुसाफिर, कितने पाकिस्तान, रेगिस्तान, तीसरा आदमी। उत्तर हो जाएगा आपका बी, कितने पाकिस्तान। अगला प्रश्न, भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियाँ कौन सी हैं? सपने का अंत, मंगली की टिकुली, आँखों का सवाल, आप क्या कह रहे हैं, बिगड़े हुए दिमाग। विकल्प है 1 2 3 2 3 4 3 4 5, उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ये सभी की सभी कहानियाँ आप देख रहे हैं तो भैरव प्रसाद गुप्त का है। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं। बाकी जो पेड मेंबर्स हैं उनको तो टेस्ट सीरीज सुबह ही 10 बजे भेजी जा चुकी है। साठोत्तरी पीढ़ी में 4 यार में कौन नहीं है? 4 यार के रूप में साठोत्तरी पीढ़ी में 4 लोग जाने जाते हैं, उनमें से कौन एक नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, अमरकांत नहीं है। 4 यार में कौन कौन से हैं? तो 3 नाम आपको क्लियर हो गया। चौथा नाम कौन सा है? ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। इसके अलावा चौथा नाम कौन सा है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। हर टेस्ट सीरीज में एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं ताकि कम से कम आप कमेंट तो करें। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करिए कि चौथा नाम कौन सा है। 4 यार में चौथा नाम किसका है? 3 नाम आपके सामने है, चौथा नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, मृदुला गर्ग की कहानी संग्रह कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 32। तीसरी हथेली, मेरे देश की मिट्टी, आहा, जूते का जोड़ा, गोभी का तोड़, जूते का जोड़, गोभी का तोड़, संगति विसंगति। उत्तर हो जाएगा आपका ए, तीसरी हथेली राजी सेठ का है। लिख लीजिए, तीसरी हथेली राजी सेठ का है। नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षादंश की कविता है। यह कथन अज्ञेय का है, तो निम्न कथन किसका है? कि कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। अब यहाँ पर देखिए, फिर आपको इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं कि नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षादंश की कविता है, किसने कहा है? तो अज्ञेय ने कहा है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर यह कथन अज्ञेय का है तो निम्न जो नीचे लिखा कथन है यह किसका है? कि कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। उत्तर हो जाएगा ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। आप अगर पढ़ें रचना और आलोचना, कृपा शंकर चौबे की जो किताब है रचना और आलोचना, उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी मिल जाएगा। वैसे विजेंद्र अग्निहोत्री की एक किताब है हिंदी साहित्य का निकष, उसे पढ़ेंगे तो भी आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न, इनमें से कुछ प्रश्न वहाँ से भी मिलेंगे। मैंने पहले ही बताया कि प्रारंभ के जो प्रश्न है वो हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास मोहन अवस्थी की रचना से हैं, तो 3 रचनाओं से इसमें ये प्रश्न आपको मिलेंगे। नई कविता की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? भोगे हुए यथार्थ पर बल, लघु मानव की अवधारणा, आधुनिक भावबोध, जीवन के प्रति अनास्था और उसे भोगने से दूर रहने की दृष्टि। उत्तर होगा डी, नई कविता की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो डी होगा। नई कविता में जीवन के प्रति आस्था, यहाँ पर अनास्था लिख दिया गया इसलिए यह गलत है। भोगे हुए यथार्थ की बात की गई, यहाँ पर भोगे हुए यथार्थ से दूर रहने की बात की गई, इसलिए 34 का उत्तर आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, नई कविता से संबंधित विशेषताएं कौन सी हैं? विसंगति बोध के अवसाद की कविताएं तथा उससे उपजी निरर्थकता का चित्रण, कैक्टसवाद का जन्म जहां कैक्टस उत्साह व जीवन आकांक्षा का प्रतीक है, क्षणों की अनुभूतियों का मर्मस्पर्शी चित्रण। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। केदारनाथ सिंह की रचना कौन सी नहीं है? सृष्टि पर पहरा, कोई मेरे साथ चले,
मतदान केंद्र पर झपकी, यहाँ से देखो। उत्तर हो जाएगा आपका बी, कोई मेरे साथ चलो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, लिख लीजिए। कोई मेरे साथ चले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। बाकी 3 रचनाएं केदारनाथ सिंह की हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का निम्न कथन किसके लिए है कि भाषा का रचाव ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा स्पर्श होता है। भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। उत्तर हो जाएगा बी, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, उदय प्रकाश ने किसे कविता का गांधी कहा है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। उत्तर हो जाएगा ए, भवानी प्रसाद मिश्र को कहानीकार उदय प्रकाश ने कविता का गांधी कहा है। धर्मवीर भारती के किस रचना को आलोचकों ने कैशोर भावुकता का काव्य कहा है? कनुप्रिया, ठंडा लोहा, देशांतर, सपना अभी भी। उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठंडा लोहा। ठंडा लोहा को आलोचकों ने कैशोर भावुकता का काव्य कहा है। अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव किसने माना है? निर्मला जैन, मलयज, चंचल चौहान, प्रभाकर माचवे। उत्तर हो जाएगा आपका ए, निर्मला जैन। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त, कथन किसका है? विजय देवनारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत सिंह, बच्चन सिंह। उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न, लाला पार्वती नंदन नाम से हिंदी कहानियां कौन लिखता था? वृंदावन लाल वर्मा, गिरिजा दत्त वाजपेयी, गिरिराज किशोर, गिरिजा कुमार घोष। उत्तर हो जाएगा आपका डी, गिरिजा कुमार घोष। प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध के लेखक कौन है? सतीश, सूरजपाल सिंह चौहान, सत्य प्रकाश, प्रेम कपाड़िया। उत्तर हो जाएगा आपका ए, सतीश। प्रथम दलित कहानी कौन सी है? तो वचनबद्ध है, जिसके लेखक कौन है? तो सतीश हैं। किसकी कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? श्रीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, निर्मल वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्रीकांत वर्मा। निम्न 3 काव्य दोषों को किसने मान्यता दी है? सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। यानी किसने इन 3 काव्य दोषों की चर्चा की है? भामह, वामन, मम्मट, भरत मुनि। आपका उत्तर हो जाएगा ए, भामह। भामा ने 3 काव्य दोष माना है, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। अगला प्रश्न, काव्यार्थ का अपकर्ष कौन कौन से कारणों से होता है? काव्य के आस्वाद के रुक जाने से, काव्य की उत्कृष्टता को नष्ट करने वाले तत्वों के बीच में आ जाने से, काव्य के आस्वाद में विलंब करने वाले विद्यमान कारणों से। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले लें। उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3। यानी काव्य का अपकर्ष कौन कौन से कारणों से होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3, ये 3 कारण है। अगला प्रश्न, काव्योत्कर्ष के साधक तत्व कौन से हैं? अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण, वक्रोक्ति। उत्तर हो जाएगा आपका सी, काव्य गुण काव्योत्कर्ष के साधक तत्व माना जाता है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सामान्यतः काव्य में 3 शब्द दोष होते हैं। आचार्य मम्मट ने 37 शब्द दोषों का उल्लेख किया है। वीर, विभत्स और रौद्र रस में ओज गुण होता है। सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक ओज गुण होता है। इनमें से असत्य विकल्प कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक ओज गुण नहीं होता है बल्कि प्रसाद गुण होता है। आप कहीं लिख लें, ओज गुण नहीं होता है बल्कि प्रसाद गुण होता है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? काव्य गुण को रस का धर्म कहा जाता है। काव्य गुण को मूल तत्व के रूप में मानने वाले आचार्य भामह हैं। श्रृंगार, करुण और शांत रस में माधुर्य गुण होता है। काव्य में भावनाओं को उत्साहित करने वाला गुण ओज गुण होता है। इनमें से आपका असत्य विकल्प होगा बी,
काव्य गुण को मूल तत्व के रूप में मानने वाले आचार्य भामह नहीं है, बल्कि कौन है? आप लिख लें, वामन है। भामह नहीं है, वामन है। प्रश्न कैसे आपको लग रहे हैं कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, टेस्ट सीरीज वाले बैच को, तो इस दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से फीस और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अंतिम प्रश्न आपको करा रहे हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, अगर नहीं लिए तो बाद में आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट या नंबर लिख लीजिएगा। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य गुण को किस रूप में मान्यता दी है? शब्दार्थ के रूप में, मूल तत्व के रूप में, शोभा कारक धर्म के रूप में। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और तीन, उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा आपका ए, केवल एक। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य गुण को शब्दार्थ के रूप में मान्यता दी है। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे। बाकी हम लोग फिर बात करेंगे। अभी दूसरा भाग आपको मिलेगा महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर का। महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर का दूसरा भाग, कल एक भाग मैंने दे दिया था, दूसरा भाग देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आज शाम तक आपको दें। अगर नहीं हो पाता है तो कल सुबह में आपको दूसरा भाग मिलेगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएं और इसी तरीके से आप सार्थक और निरंतर प्रयास करते रहें।